हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल वेदर मार्केट। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। इसमें हम सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी स्टॉक इन जस्ट 5 मिनट्स विद रियल एग्जांपल्स। तो किसी भी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करने के लिए हम चार पैरामीटर्स पे उसको जज करते हैं। पहला है उसकी ग्रोथ, यानी पास्ट में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखते हैं कि उस कंपनी में ग्रोथ कैसी रही है। दूसरा पैरामीटर की ड्यूरेबिलिटी, यानी कंपनी कितनी टिकाऊ है फॉर द लॉन्ग टर्म। तीसरा, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है। और चौथा, कंपनी का कैश फ्लो का स्टेटस क्या है। तो आइए डिटेल में समझते हैं। अब किसी भी कंपनी की ग्रोथ स्टडी करने के लिए हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये है बहुत सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लेते हैं सेल्स, यानी जो कंपनी ने माल बेचा अपना, उसको प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आया, जिसको एक्सपेंसेस कहते हैं, और इस इक्वेशन से निकलता है हमारा प्रॉफिट। तो हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट की कुछ ऐसी इक्वेशन बने। हम चाहेंगे कि उसकी सेल्स इंक्रीज होती रहे, प्रॉफिट्स भी इंक्रीजिंग हो और स्टेडी इंक्रीज हो, यानी एकदम से उतार या चढ़ाव देखने को ना मिले। हम क्या नहीं चाहेंगे कि उसकी सेल्स लगातार गिर रही हो, या उसका प्रॉफिट लगातार गिर रहा हो, या वो लॉस मेकिंग कंपनी हो, और या उसमें अब्रप्ट चेंजेस आए। अब्रप्ट चेंजेस मतलब सडन। ये खासकर ये फिनोमेना स्मॉल कैप्स में देखने को ज्यादा मिलता है कि एक क्वार्टर या दो क्वार्टर या एक ईयर में प्रॉफिट दिख जाता है और फिर बाद में आगे पीछे लॉस रहता है। तो आइए इसको एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। तो ये है हमारी इन्फोसिस का क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यानी क्वार्टर वाइज। तो इसमें जैसे हमने देखा, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं सेल्स और नेट प्रॉफिट, और हम चाहेंगे कि दोनों ही बढ़ते रहें और स्टेडी इंक्रीज हो। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर वाइज सेल्स में 20,000 करोड़, फिर 21,000 करोड़, 21, 21, 22। तो एक स्टेडी इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, जबकि करंट क्वार्टर में आपको दिखता है 27,000 करोड़ की सेल्स। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट सितंबर 2018 में 4,100 करोड़, फिर थोड़ा सा डिप हुआ, फिर बढ़ा, फिर हल्का डिप, फिर बढ़ा, बढ़ा। तो आप इसमें भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स आर स्टेडी एंड राइजिंग। तो हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से इन्फोसिस इज अ गुड कंपनी बिकॉज इसमें सेल्स और नेट प्रॉफिट आर राइजिंग एंड राइजिंग स्टेडीली। हम इन्फोसिस का पहले प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली भी देख लेते हैं, जो कि मार्च 2010 से करंट मार्च 2021 तक है। तो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिर से सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो सेल्स आप देखते हैं 22,000 करोड़ इन मार्च 2010, फिर बढ़ा, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ये 1 लाख करोड़ को भी इस करंट ईयर में पार कर गया। अब नेट प्रॉफिट पे भी नजर डालते हैं, तो इसमें भी आपको इंक्रीज ही देखने को मिलेगा, जो कि करंट क्वार्टर में आके करंट फाइनेंशियल ईयर में 19,000 करोड़ का है। तो ईयरली भी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन्फोसिस का स्टडी करें, तो हमको सेल्स और नेट प्रॉफिट लगातार राइजिंग दिखते हैं इन अ स्टडी मैनर। अब दूसरी तरफ एक कंपनी देखते हैं, फॉर्मर जायंट टेलीकॉम जायंट वोडाफोन आइडिया, जिसकी अभी माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो फिर हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। अब सेल्स अगर आप देखते हैं, ये बाय द वे ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो 12,000 करोड़, फिर बढ़ा। तो सेल्स आर ऑन द राइज विच इज अ गुड थिंग, हमारे पैरामीटर को ये सूट करते हैं। प्रॉफिट भी टिल मार्च
2016, you can say it is profit is increasing, not in a steady manner, but it is in the green zone, यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। फिर आप देखते हैं मार्च 2017 में ये नेट प्रॉफिट की इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। 400 करोड़ का लॉस, फिर 4000 करोड़ का लॉस, 14,000 करोड़ का लॉस, 73,000 करोड़ का लॉस, फिर 44,000। तो नाउ वोडाफोन आइडिया इज अ लॉस मेकिंग कंपनी जो हमारे पैरामीटर को नहीं फुलफिल करते, इसीलिए इसके करंट शेयर प्राइस भी इतना डाउन है। अब दूसरा पैरामीटर जिसको हम स्टडी करते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करते समय, तो वो है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मींस सिक्योरिटी ऑफ योर मनी। जो पैसा आप उस कंपनी में डालते हैं, ये आपको भरोसा होना चाहिए कि वो आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा। तो ड्यूरेबिलिटी स्टडी करने के लिए व्हाट वी स्टडी इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोन एज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में सिंपली एक तरफ आपके एसेट्स होते हैं और दूसरी तरफ यू हैव लाइबिलिटीज। सिंपल भाषा में दिस इज व्हाट द कंपनी ओन्स एंड दिस इज व्हाट द कंपनी ओज, बकायेदारी, और दिस इज व्हाट कंपनी ओन्स। जैसे कि प्लांट मशीनरी ये कंपनी ओन करती है, लाइबिलिटीज मतलब लोन्स वगैरह जो आउटस्टैंडिंग है। अब एंड में एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटी, इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी स्टडी करने के लिए बैलेंस शीट के अंडर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गिवन कंपनी। अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको इंड एएस भी बोलते हैं, उसमें कई जगह आपको अदर इक्विटी करके भी ये लिखा हुआ मिलेगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। रिजर्व एंड सरप्लस एंड अदर इक्विटी इज वन एंड द सेम थिंग। अब रिजर्व एंड सरप्लस का सिंपल शब्दों में मतलब है रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी जो इस करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल 100 करोड़, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, प्लस उस ईयर का उसमें आप 100 करोड़ और जुड़ता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस राइजेस फॉर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और अगर इसका 100 करोड़ लॉस हुआ, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, फिर और लॉस हुआ, तो फॉर अ लॉस मेकिंग कंपनी इट इज इन द रेड जोन और नेगेटिव। अब रिजर्व एंड सरप्लस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे कंपनी काफी सारे काम कर सकती है। पहला है कि वो कैपेसिटी एक्सपैंड कर सकती है, यानी नई फैक्ट्री लगा सकती है, अपनी प्रोडक्शन लाइन बढ़ा सकती है, या इट कैन ग्रो इन ऑर्गेनिकली, यानी किसी और कंपनी को अक्वायर कर सकती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, या अपने शेयर होल्डर्स को इट कैन पे आउट डिविडेंड। कि इट इज वेरी वेरी डिजायरेबल टू हैव कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हम किसी भी कंपनी की ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए ये जरूर देखेंगे कि उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस आर राइजिंग। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन जायंट L&T का बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल है रिजर्व्स पे। तो आप देख सकते हैं मार्च 2010 में L&T के रिजर्व्स थे करीब 20,500 करोड़, जो कि अगले साल 25,000, फिर 29, फिर 33, 37, 40, 43, 49, 54, और मार्च 2021 में 75,000 करोड़ हो गए। तो अकॉर्डिंग टू आर पैरामीटर इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, हेंस L&T इज अ गुड मैच फॉर अस। दूसरा पैरामीटर टू स्टडी अ ड्यूरेबिलिटी ऑफ एनी कंपनी है उस कंपनी का कितना डेट है। डेट मतलब उधारी। ये आपको कई जगह बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के भी फॉर्म में दिखेगा। एक बात पॉइंट आउट करनी जरूरी है कि डेट जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में आपको डेट ज्यादा दिखेगा, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि डेट की जरूरत पड़ती है, और आईटी में ये रिलेटिवली कम मिलेगा डेट।
अब हमारे लिए जरूरी है कि डेट जो है लो हो, और ऐसा ना हो कि वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच जाए डेट, जिससे कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत खराब हो जाए। तो आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब ये है हमारी इन्फोसिस, ब्लू चिप कंपनी। अब जैसे कहा था आपको, पहले स्लाइड में देखा था कि आईटी में डेट इज ऑन द लेसर साइड। तो वो आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा कि मार्च 2010 से लेके टिल 2019 इन्फोसिस हैज बीन अ जीरो डेट कंपनी, जीरो डेट कंपनी है ये। और अभी भी जो इसका डेट है, जून 2021 में भी देखें, इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द कंपनी। तो इसको डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे। तो इस पैरामीटर से इन्फोसिस टिक्स आर पैरामीटर्स। अब दूसरा फिर वोडाफोन आइडिया, फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन आप इसकी डेट या बोरोइंग्स देखिए। अब ये टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करती है, तो इसमें डेट होना नॉर्मल बात है। तो 7800 करोड़, यहाँ तक इसका डेट इज राइजिंग। और फिर यहाँ से इट इज राइजिंग एक्सपोनेंशियली। और ये देखिए 2019 में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का डेट, और 1,57,416 करोड़ का डेट है। तभी इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वोडाफोन आइडिया की इज वेरी वेरी बैड। तो इसीलिए अपनी डिजायरेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए कि डेट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। अब तीसरा पैरामीटर किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए होता है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्टडी करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि हम राकेश झुनझुनवाला जी जैसे या विजय केडिया जी जैसे बड़े इन्वेस्टर तो है नहीं कि हमसे डायरेक्ट एक्सेस हमको मिल जाए कंपनी के मैनेजमेंट को। तो हमको कुछ ट्रिक्स के द्वारा मैनेजमेंट के ऑपरेशंस के बारे में पता करना होता है। तो आइए उनके बारे में देखते हैं। तो पहला पैटर्न है कि प्रोमोटर की होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 50%। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में दो टाइप्स की कंपनीज लिस्टेड हैं। एक है फैमिली ओन्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस, अडानीज एटसेट्रा, ज्यादातर कंपनीज फैमिली ओन्ड है हमारे यहाँ। और दूसरी है प्रोफेशनली रन, जिसमें किसी एक फैमिली की मोनोपोली नहीं है, जैसे कि L&T। तो ये पैरामीटर प्रमोटर होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 50% अप्लाइज टू द फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेज ओनली। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जैसा कि हम चाहते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 50। अब यह देखते हैं 47%, नियर अबाउट 50%, और सितंबर 2019 में इट इज 50%, और फिर लगातार इट इज मेंटेन्ड। तो इट इज अ गुड साइन। मतलब प्रोमोटर्स जो कंपनी के पहले ओनर्स हैं, उनका कंपनी पे बहुत भरोसा है। दैट्स व्हाई वी वांट कि प्रमोटर होल्डिंग शुड बी ग्रेटर देन 50%। अब दूसरी तरफ प्रोफेशनली रन कंपनी का एग्जांपल L&T। तो यहाँ पर आपको प्रोमोटर्स का कॉलम खाली मिलेगा, बिकॉज देयर आर नो प्रोमोटर्स एट ऑल। तो ये इन इटसेल्फ सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कंपनी फैमिली ओन्ड है कि प्रोफेशनली रन है। अब दूसरा हमारा पैरामीटर कि कंपनी के कोई भी प्लेज्ड शेयर नहीं होनी चाहिए। प्लेज शेयर को हिंदी में कहेंगे गिरवी नहीं होनी चाहिए शेयर। अब प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी तब रखते हैं कि कंपनी की माली हालत, फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी वेरी पुअर। तो अगर आपको कहीं पर भी किसी कंपनी के ओनर्स के शेयर प्लेज दिखे स्टेटमेंट में, तो आपको उस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है जेपी इंफ्राटेक, जिन्होंने ताज एक्सप्रेस वे, दे मेड इट एंड दे रैन इट। अब इनकी माली हालत सबको मालूम है, इज वेरी बैड। करेंट मार्केट प्राइस इज 1 रुपए 2 रुपए से भी कम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लेज्ड परसेंटेज 83%। मतलब प्रोमोटर्स के टोटल शेयर होल्डिंग में से 83% शेयर्स आर प्लेज्ड, गिरवी रखे हुए हैं। तो दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। आप ऐसी कंपनी से दूर रहें। दूसरा आप देख सकते हैं सुजलॉन पावर, जो कि पास्ट में बड़ी प्रॉमिसिंग ग्रोथ कंपनी थी, लेकिन अब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। तो शेयर प्राइस 6.15,
और इसके भी प्लेज्ड शेयर आप देखेंगे 88%, विच इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। आपको ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। अब तीसरा पैरामीटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि हाई डीआईआई, डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड। अब इनका होना किसी कंपनी में ओनरशिप ये दिखाता है कि कंपनी भरोसेमंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंड हाउसेज के पास एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, और अगर वो किसी कंपनी में स्टेक ले रहे हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड अ लॉट ऑफ डेटा। तो हम चाहेंगे कि डीआईआई, एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग किसी कंपनी में ज्यादा हो, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। जैसे कि रिलायंस में आप देख सकते हैं, एफ आई आई राइट नाउ 25%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 25% ओन करते हैं, डीआईआई अपने कंट्री के फंड हाउसेस 13% और पब्लिक के पास सिर्फ 11% है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। और आखिरी पैरामीटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि इनसाइडर सेलिंग नहीं होनी चाहिए, और खासकर बड़ी मात्रा में जो इनसाइडर सेलिंग, आपको एक बड़ा रेड फ्लैग है आपके लिए। इनसाइडर्स वो होते हैं जिनको कंपनी के की इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रोमोटर्स एंड एम्प्लॉयज और बड़े इन्वेस्टर्स। तो इनके पास हमसे ज्यादा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये अपना स्टेक धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं तो ये साइन है कि कंपनी में अंदर शायद कुछ गड़बड़ है। तो इस पे भी आपको इनसाइडर सेलिंग पे भी नजर रखनी होती है। फाइनली आवर पैरामीटर इज कैश फ्लो। एक कहावत है, कैश इज किंग। तो हम कैश फ्लो में ये जानना चाहते हैं कि किस कि एनी गिवन कंपनी कैश प्रोड्यूस कर रही है कि कैश बर्न कर रही है। अब आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको तीन टाइप के कैश फ्लोज दिखेंगे: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन हमको अगर सरहरी तौर पे सुपरफिशियली एनालाइज करना है तो हमारे लिए सबसे जरूरी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो, यानी कि कोर बिजनेस से वो कितना पैसा जनरेट कर रही है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम चाहते हैं कि जिस कंपनी में हम स्टेक लें, इन्वेस्ट करें, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव एंड होपफुली इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है HUL, नॉन साइक्लिकल FMCG जायंट। अब इसका ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इसमें जैसा कि हमने देखा था, तीन टाइप ऑफ कैश फ्लो लिखे हुए हैं: कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमारे अभी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे आप देख सकते हैं, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स इट्स पॉजिटिव। ये डिप हुआ और फिर 2016 से इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो यानी ये HUL इज अ नेट कैश जनरेटिंग बिजनेस, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बहुत ही बड़ा पैरामीटर होना चाहिए। तो वीडियो के एंड में कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो को बनाने का मेन एम था कि आपके जो डिसीजन हो वो इन्फॉर्म्ड हो, रैशनल हो और स्पेक्यूलेशन के दायरे से बाहर हो, यानी सट्टेबाजी कम से कम हो। दूसरी बात, ये इस वीडियो में जिस लेवल का फंडामेंटल एनालिसिस है वो बहुत ही बेसिक है, और अगर आपको किसी भी कंपनी में लॉन्गर पीरियड के लिए स्टेक लेना है तो उसके लिए आपको और थरो फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है। और आखिरी पॉइंट, अगर आपको पोजीशन लेनी है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, जो ऊपर के पॉइंट से कंटिन्यू है, तो इट इज वेरी वेरी एडवाइजेबल कि आप उस कंपनी की हॉरोस्कोप, जिसको एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, उसको अच्छे से पढ़ें। और होपफुली आगे एक वीडियो बनाएंगे ऑन
how to analyze or read, go through an annual report. तो ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको इसमें वैल्यू ऐड हुई होगी, आपको जरूर इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।